Hello friends, welcome back to SA Academy. So today I am starting with part 2 of the chapter Nationalism in India for class 10th history, and before starting my video I would like to request you all to please like my channel, subscribe my video. सिर्फ वीडियो देख के जाओ मत यार, सजेशंस दो कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चंस पूछो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन. आने वाली सभी वीडियोस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी. So let us start with the topic civil disobedience movement today. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं बात करती हूँ कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों एंड अप हो गई इस बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ. तो देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की मैंने एक इमेज यहाँ पे आपके सामने दिखाई हुई है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है इस मूवमेंट का. अभी हम आगे वीडियो में इस इवेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई और उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे. एक एक करके इन रीजंस को पढ़ते हैं. स्वराज पार्टी को बनाने के दो लोग थे, उनके लीडर्स दो थे, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू. स्वराज पार्टी क्यों बनाई गई? क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 निकाला था जिसमें उन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन अनाउंस करे थे कि अब इलेक्शंस होने वाले हैं. तो जो ये लीडर्स थे कांग्रेस के, ये चाहते थे कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें और कोई पॉलिटिकल तरीका अपनाएं ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाने का. इसीलिए कुछ लीडर्स ने सोचा कि हम एक पार्टी बनाते हैं पॉलिटिकल लेवल पे इन्हें हराने के लिए. तो उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई और मोतीलाल नेहरू और CR दास ने मिलकर के ये पार्टी बनाई, जिसके साथ उन्होंने पॉलिटिक्स में ब्रिटिशर्स को कंपटीशन देने की कोशिश करी. अब इंडियन रीजन तो मैंने आपको बता दिया. इंडियन रीजंस और भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के. इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल लेवल पे रीजंस थे. अब इंटरनेशनल लेवल्स में से एक रीजन हमारे सामने है वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920s में हुआ था और इस टाइम पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर के इम्पोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए. कंट्री में पूरी सब जगह पे बहुत ही मतलब प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी. एग्रीकल्चर के प्राइसेस बिल्कुल गिर गए थे, डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. बट एक चीज़ कांस्टेंट रहती है हमारी हिस्ट्री में, वो है टैक्स. कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, टैक्स तो आपको देना है. तो सभी लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे और परेशान थे और गरीबी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही थी. तो इसीलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन एक बहुत ही मेन रीज़न था जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और ज़्यादा आग मिली. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे एक इवेंट हुआ था साइमन कमीशन के साथ. अब साइमन कमीशन का क्या रोल था? इसके एक लीडर थे, ब्रिटिशर्स ने एक इंसान को चुना, सर जॉन साइमन को. उन्होंने इन्हें बोला कि आप एक कमीशन बनाने की तैयारी कीजिए क्योंकि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग को थोड़ा सुधारना है. अब हम डिस्कस करेंगे सारे और इसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सुधारेंगे. सबसे बड़ी मज़े की बात ये थी कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारने की बात कर रहे थे और हम उस काउंसिल में, उस डिस्कशन का हिस्सा कोई भी इंडियन नहीं था. तो ये बात किसी भी इंडियन को बहुत अच्छी नहीं लगी और बेसिकली ये अनफेयर था. तो 1928 में जब ये टॉरी गवर्नमेंट, जब ये साइमन कमीशन यहाँ पे आई, तो हम लोगों ने इनका स्वागत बड़े प्यार से बहुत अच्छे स्लोगन से किया, जिसमें हमने इन्हें बोला, गो बैक साइमन, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है. जब आप इंडियंस को आने से पहले ही बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो आने के बाद क्या ही देंगे. तो इनका स्वागत बड़े प्यार से करके इन्हें वापस भेज दिया गया. अब जब सब जगह लोगों ने साइमन कमीशन को इतना ज़्यादा अपोज किया और ब्रिटिशर्स को अपोज करना स्टार्ट करा, तब क्या हुआ, धीरे धीरे लॉर्ड इरविन थे. लॉर्ड इरविन को ये लगा सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, अब सिचुएशन को संभालना पड़ेगा. उन्होंने सिचुएशन को संभालने के लिए सब लोगों से बार्गेनिंग करने की कोशिश करी कि चलो यार थोड़ा ठीक ठीक लगा लो. अब उन्होंने क्या बोला कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, चिंता मत करो, तुम्हें भी हम थोड़ा अच्छा जो है स्टेटस देंगे, डोंट वरी. अब उन्होंने लोगों से ये वादा किया और उन्होंने गांधी जी को बोला कि हम एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आप आइए, हमारे साथ बैठिए, हम बैठकर बात करते हैं कि कैसे कैसे आप लोगों को डोमिनियन स्टेटस देना है. इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत गुस्से में थी, सबने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया और हमारी तरफ से कोई नहीं गया. क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे लीडर्स भी थे जो थोड़े यंगस्टर्स थे, यंग ब्लड थे, वो बहुत गुस्से में थे. जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये मॉडरेट्स थे ना, तो इसीलिए इनको ज़्यादा गुस्सा था. और कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के, वो अपनी कमांड थी पार्टी के ऊपर, जो अपना इन्फ्लुएंस था, अहिंसा को मेंटेन करने की जो बातें थी, वो धीरे धीरे छोड़ते जा रहे थे क्योंकि अब यंग लीडर्स जो थे ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके थे. तो क्या हुआ कि लाहौर सेशन हुआ. लाहौर सेशन में एक डिमांड सामने रखी गई जिस डिमांड का नाम था पूर्ण स्वराज.
इस डिमांड में क्या बोला जवाहरलाल नेहरू, इसके लीडर थे। दिसंबर 1929 में ये सेशन हुआ जिसमें उन्होंने ये बोला कि देखो अब तो ना हमें तुमसे कोई बार्गेनिंग चाहिए, ना हमें तुमसे कोई वादे चाहिए। अब तो आर होगा या पार होगा, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तुम्हारा कोई रोल हमें चाहिए ही नहीं। तो जब जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बोली तो उन्होंने उसके बाद इंडिपेंडेंट होने के लिए ये प्लेज ली कि 26 जनवरी 1930 विच वॉज द लास्ट संडे ऑफ द कमिंग मंथ, उन्होंने ये चीज़ रखी सामने और उन्होंने ये बोला कि अब हम जो है इस दिन को कंप्लीट इंडिपेंडेंस का दिन घोषित कर देंगे और अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब आप लोग यहाँ से दफा हो जाइए। जब उन्होंने ये चीज़ अनाउंस करी तो एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात यहाँ पे आई। गांधी जी ने ये नोटिस करा कि इस बात का कोई एक्टिव रिएक्शन ही नहीं था, वरना तो लोगों में इस बात को लेकर बिल्कुल अनार बम फूट जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ ही नहीं, किसी ने एक्टिव रिएक्शन अपना नहीं दिखाया। तो महात्मा गांधी ने ये सोचा कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तब महात्मा गांधी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने प्रिपेयर किया और उनके दिमाग में एक बात आई कि देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर हम करें तो एक तरीका है जिससे हम हर एक इंसान को इकट्ठा कर सकते हैं। मीन्स उन्होंने एक ऐसा टूल चुना विच वॉज सॉल्ट। देखो सॉल्ट चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी कास्ट का इंसान हो, चाहे कहीं भी रहता हो, चाहे कहीं भी बर्थ हुआ हो, हर इंसान सॉल्ट ज़रूर खाता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या देखा कि सॉल्ट एक मेन इंग्रेडिएंट है हर इंसान के फूड में, इससे हम हर एक इंसान को खींच सकते हैं। और सॉल्ट इसलिए चुना गया बिकॉज सॉल्ट पे ब्रिटिशर्स अपनी मोनोपोली चला रहे थे, हमारा ही सॉल्ट, हम पे ही टैक्स। तो ये चीज़ महात्मा गांधी को पसंद नहीं आई। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च सीधा नहीं स्टार्ट करी, उससे पहले उन्होंने एक धमकी दी थी लॉर्ड इरविन को। उन्होंने 11 डिमांड्स अपनी रखी थी और उन्हें 11 डिमांड्स में से एक डिमांड ये थी कि हमें सॉल्ट राइट चाहिए। और उन्होंने ये डिमांड जो थी रखी और अल्टीमेटम रखा लॉर्ड इरविन के सामने। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने अल्टीमेटम भेजा और अल्टीमेटम में साफ साफ कहा कि अगर 11 मार्च तक तुमने रिप्लाई नहीं करा तो फिर हम अपना एक्शन स्टार्ट करेंगे और हम दांडी मार्च करेंगे, रोक सको तो रोक लो भैया। अब क्या हुआ, गांधी जी को लिखा कि उन्होंने तो कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दी। वहाँ पे वो पहुँचे। सॉल्ट मार्च स्टार्ट जो हुई वो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई और साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक गुजरात में हुई। टोटल 240 माइल्स उन्होंने ट्रैवल किया बाय फुट और उनके साथ उनके 78 वॉलंटियर्स थे जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने उनको साथ में फॉलो किया। 6 अप्रैल 1930 को वो लोग दांडी पहुँचे, महात्मा गांधी एंड हिज टीम। डेली वो थोड़ी थोड़ी कुछ जगह पर रुकते थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग उनसे हज़ारों की भीड़ में लोग मिलने आते थे और महात्मा गांधी उन्हें काफ़ी कुछ समझाते थे और बहुत अवेयरनेस उन्होंने ड्यूरिंग दांडी मार्च स्प्रेड करी है। तो उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे बॉइलिंग वाटर की मदद से सॉल्ट लॉ ब्रेक किया, सॉल्ट को वहाँ पे मैन्युफैक्चर बनाने की कोशिश वहाँ पे उन्होंने एक अच्छी सफलतापूर्वक सक्सेसफुल कोशिश कर दी। उन्होंने बेसिकली सॉल्ट लॉ वहाँ ब्रेक कर दिया। सो जो इमेज आपको मैंने दिखाई थी स्टार्टिंग में वो सॉल्ट लॉ की ही थी। देखिए यहाँ पे गांधी जी अपनी पूरी टीम के साथ सॉल्ट लॉ को किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं और उन्होंने सॉल्ट को कैसे यहाँ पे बनाया है। नाउ व्हाट कि अब दांडी मार्च तो हो गई। अब दांडी मार्च के बाद क्या हुआ, एक मेजर बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो ये था कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैसिव पार्टिसिपेशन था। हमारे पूरे चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सारे मेजर डिफरेंसेस के अलावा मैं आपको एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस बताती हूँ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पार्टिसिपेशन में ड्रास्टिक फ़र्क था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों को सिर्फ ये बोला था देखिए आपको ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करना है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये बोला था देखो कोऑपरेट करने की तो सोचना भी मत, अब उनके बनाए हुए लॉज भी तोड़ने हैं। तो सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बेसिकली लोगों को ये बोला था लिकर शॉप्स बिल्कुल पिकेट कर दो, फॉरेन गुड्स को रिफ्यूज़ कर दो, टैक्स पे करने से मना कर दो, फॉरेस्ट लॉज तोड़ दो। जब इतना सब कुछ हुआ तो अब क्या हुआ, लोगों ने ये सब कुछ बहुत ही ज़ोर शोर से करना स्टार्ट कर दिया, फॉरेस्ट लॉज ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स बेवकूफ़ थोड़ी हैं, वो भी इसका बहुत ही अच्छे से ब्रूटल जवाब लोगों को दे रहे थे। उन्होंने नेहरू और गांधी को अरेस्ट कर लिया। अब गांधी जी को लगा कि नहीं भाई रोकना पड़ेगा, ऐसे कैसे, अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट तो हो चुकी थी तो अब वो इस प्रॉब्लम में थे, इस कन्फ्यूजन में थे कि कैसे अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोका जाए। तो क्या हुआ, उस टाइम पे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हो चुकी थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो यहाँ से कोई गया नहीं था। अब महात्मा गांधी ने सोचा, उनको खुद भी लग रहा था कि सब जगह बहुत ज़्यादा हड़कंप मच रहा है, रोक देते हैं। इतने में ही लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी से बात करी और उन्होंने बोला देखो ये मूवमेंट को रोको।
और ये नहीं तो बहुत ज़्यादा तुम नहीं रोकोगे तो ये बहुत बड़ा अवतार ले लेगा, इसे रोको। तो महात्मा गांधी ने बोला कि देखो इसे रोकेंगे, हमें भी आपसे कुछ चाहिए, तो आपको भी हमारी कुछ नीड्स पूरी, कुछ डिमांड्स पूरी करनी पड़ेंगी। तो लॉर्ड इरविन ने बोला ओके आइए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आइए, बैठ के बात करते हैं ना, ऐसे हवाओं में बातें नहीं होती। तो महात्मा गांधी ने बोला देखो मैं आ जाऊंगा पर आप मेरे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करो, फिर ही मैं आऊँगा। उसके बाद ओके दोनों के बीच में ये डील हो गई। वहाँ पे उन्होंने बोला हम आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे, और महात्मा गांधी ने बोला ठीक है मैं आता हूँ आपके साथ, बैठ के मैं आपकी कॉन्फ्रेंसेस सारी अटेंड करूंगा और मैं आपसे आकर बात करता हूँ। महात्मा गांधी 1931 में लंदन गए। ये जो बात हुई थी, ये जो उनके बीच में डील हुई थी कि आप हमारे प्रिजनर्स छोड़ेंगे, मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कराता हूँ, ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो ये एक अग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में 5 मार्च 1931 को। फिर 1931 में फर्दर गांधी जी जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए। जब वो लंदन गए तो वहाँ पे तो उनको ऐसा कुछ लगा नहीं, उनके हक में कोई बात नहीं हुई, सो गांधी जी रिटर्न डिसअपॉइंटेड। जब वो वहाँ से वापस आए तो सिचुएशन बिल्कुल ही पलटी हुई थी। यहाँ पे आके देखा तो कुछ भी नहीं है, नेहरू और अबुल गफार खान को अरेस्ट कर लिया गया है, कांग्रेस को इलीगल करार कर दिया गया है। अब गांधी जी ने सोचा भाई मेरा तो पागल बना दिया, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। उन्होंने सोचा मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। अब देखो पहले आप लोगों को बोला जाए कि चलिए आ जाइए मूवमेंट हो रही है, सब लोग आ गए जोर शोर से, फिर एकदम से उन्हें बिठा दिया कि नहीं मूवमेंट स्टॉप है, जाओ बैठ जाओ, फिर दोबारा से बुलाओ। तो जब दोबारा आने वाला जोश होता है ना वो ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होता है। ऐसा ही कुछ इंडियंस के साथ भी हुआ। बट यहाँ पे पार्टिसिपेशन का जो रोल है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैंने देखो लिखा है यहाँ पे मैसिव पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि रिच पीजेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। लेट मी टेल यू, अलग अलग सब ने पार्टिसिपेट किया था। रिच पीजेंट्स जो थे इनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, ये बहुत सारी कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे, बट इकोनॉमिक डिप्रेशन हो गया, सब चीज़ों के प्राइसेस खत्म हो गए, नो कैश, खाली बिल्कुल, अब एक्सपोर्ट भी खत्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्हें यहाँ पे ये आई, रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, रिडक्शन इन रेवेन्यू हो रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी परेशान, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। बट ये लोग इस बात से गुस्से में थे कि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट इसीलिए किया था कि चलो भाई अच्छा है, हमारा रेवेन्यू ना देने का ये एक प्रॉब्लम हल होगी, चलो ज्वाइन करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गई, इनको खाली हाथ लौटना पड़ा, कुछ नहीं हुआ, सो दे वर एंग्री। बट स्टिल जब रीस्टार्ट हुई इन्होंने थोड़े से लोगों ने इनमें से पार्टिसिपेट कर लिया, चलो ओके। अब बात आई पुअर पीजेंट्स की। जो पुअर पीजेंट्स थे उनके पास ज़मीन नहीं थी, वो रेंट पे उनको काम करना पड़ता था ज़मीन पे, तो उनको रेंट देना पड़ रहा था। उन्होंने एक तरीके से ये जो मूवमेंट चल रही थी, ये जो स्वराज की मूवमेंट थी, इसे उन्होंने नो रेंट कैंपेन समझ लिया। बट कांग्रेस ने उन्हें यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया। कांग्रेस ने बोला नहीं भाई, क्योंकि हमें तो रिच पीजेंट से पंगा नहीं लेना, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। अब आई बिजनेस क्लास की बारी। बिजनेस क्लास ने भाई बहुत जोरों शोरों से इन्हें यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को प्रमोट करा। प्रमोट तो दूर, यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियली भी हेल्प करी, क्योंकि इन्हें प्रोटेक्शन चाहिए थी कि अगर बाहर से इंपोर्ट आना बंद हो जाएगा तो हमारा काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा। इसमें लोग थे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास एंड जी डी बिरला, बहुत बड़े बड़े ये बिजनेसमैन है, नाम ही इनका इतना बड़ा है बता रहा है। और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाई 1920 में, एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड इंडस्ट्रीज FICCI बनाई 1927 में। बट दे वर लिटिल वरिड, इन्हें चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ काम करने के चक्कर में हमारा पूरा काम धंधा ही ठप हो जाए। अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास का क्या काम था? ये वो लोग थे जिन्होंने लड़ाई करनी स्टार्ट करी लो वेजेस के लिए, कि हमें पैसे कम मिलते हैं और पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं। पर कुछ ही लोगों ने यहाँ पे जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रीस्टार्ट हुई तो पार्टिसिपेट किया, जैसे नागपुर के लोगों ने, छोटा नागपुर माइंस, रेलवे, डॉक वर्कर्स, इन सब ने। अब बारी आई वुमेन की। वुमेन जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन वुमेन ने दिखाया, दैट वाज वेरी नाइस। वुमेन ने डांडी मार्च में भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, और लिकर शॉप्स पिकेट कराने में, गुड्स बॉयकॉट कराने में, सब जगह इन्होंने बहुत अच्छे से अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। सो वुमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पे ड्रास्टिक था। प्लीज एक्सक्यूज, सॉरी। अब लिमिट्स थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। क्या क्या प्रॉब्लम थी? एक तो यहाँ पे दलित्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, जो बहुत ही गलत बात थी। तो दलित्स का पार्टिसिपेशन, पहले इन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था। तो अनटचेबल्स कहा जाता था। महात्मा गांधी को ये बात बहुत बुरी लगती थी, उन्होंने इन्हें बहुत सपोर्ट किया, इनफैक्ट टॉयलेट्स भी क्लीन करे, और ये भी बोला कि इनका जो काम होता है ये बहुत रिस्पेक्टेबल होता है। इन्हें हरिजन भी बोला, और सब लोगों को अवेयर कराया कि नहीं, हमें इनके काम की रिस्पेक्ट करनी है। बट एक इंसान था BR अम्बेडकर, जो इनके लिए बहुत लड़ाई करता था। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन भी बनाई, और वो ये चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो।
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ब्रिटिशर्स से भी ये मांग करी, जो ब्रिटिशर्स मान गए, बट गांधी जी नहीं माने। गांधी जी अनशन पर बैठ गए कि ऐसा तो नहीं होगा। तो अब अंबेडकर ने क्या किया कि अंबेडकर ने गांधी जी को समझाया, देखो ऐसा नहीं करो। और 1932 में एक पूना पैक्ट साइन हुआ इन दोनों के बीच में, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि देखो सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं देंगे बट रिजर्वेशन दे देंगे। अब एक और प्रॉब्लम थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन नहीं था, बहुत ही ल्यूक वार्म पार्टिसिपेशन था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये फील हो रहा था कि हमें एलियनेट कर दिया गया है, हमें अलग कर दिया गया है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट भी ज्वाइंट थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एकदम से बंद होने की वजह से इन्हें ये फील हुआ कि हमें एलियनेट कर दिया गया है, इसीलिए अब इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन अच्छा नहीं दिखाया। और एक मेजर प्रॉब्लम ये भी थी कि कांग्रेस ने हिंदू महासभा बना ली थी, तो इन्हें ये लगा कि अब तो इन्होंने हमें अलग कर दिया है, इसीलिए सब लोग जो थे वो इन्होंने बात करनी स्टार्ट करी हिंदुओं से कि भाई हमें फ्यूचर रिप्रेजेंटेशन आप क्या देंगे वो बताइए। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बोला कि चलो हम सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग नहीं करते, हमें फ्यूचर में हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स की रिजर्वेशन दे दो। ये सब बारे में बातें होती रही काफ़ी सारे सेशंस में, बट उसके बाद एकदम से एक मीटिंग हुई जिसमें M.R. जयकर नाम के एक हमारे हिंदू महासभा के एक लीडर थे, जिन्होंने 1928 की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और तुम अगर सोच रहे हो कि हम तुम्हें तुम्हारी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन देंगे तो भाई साहब नहीं देंगे। अब ऐसी बात होने के बाद उन्हें बहुत बुरा लगा, डिफरेंसेस बढ़ गए हिंदू मुस्लिम के बीच में, इनफैक्ट इतने बढ़ गए कि पाकिस्तान और इंडिया बन गया और इतने ज़्यादा क्लैशेज हुए, राइट्स हुए, जिसकी हद नहीं। देखिए यहाँ पे आई हैव मेंशन कि जो पूना पैक्ट है ये दलित्स की पार्टिसिपेशन नहीं थी, तो B.R. अम्बेडकर ने फाइट करके और उनके लिए ये पूना पैक्ट यहाँ पे बनवाया था। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या थी, कैसे स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई और प्रॉब्लम्स क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, एंड इनफैक्ट आई टोल्ड यू कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग क्यों थी। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लोगों के अंदर कैसे ये बातें आई। धीरे धीरे सब ने एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना स्टार्ट करा, सबको यूनाइटेड फील होने लगा। जो हमारी हिस्ट्री थी, सबको हिस्ट्री से अपने आप को सब रिलेट करने लगे कि ओ माय गॉड मेरी भी यही हिस्ट्री है। ऐसे होता है ना, आंटियां तो बात करती हैं, अच्छा आपके बच्चे भी नहीं पढ़ते, मेरे बच्चे भी नहीं पढ़ते। ऐसे ही सब लोगों ने एक दूसरे से बात करना स्टार्ट करा, यार आप भी इतने परेशान हो, हम भी ब्रिटिशर्स से इतने परेशान हैं। सब ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना स्टार्ट करा और सब में एक अलग सा ही जोश आ गया। वो जोश किस वजह से आया? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फोकलॉर, टेल्स, सॉन्ग्स, हिम्स एंड राइम्स एंड इमेजेस एंड फ्लैग्स एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पे प्रिपेयर हो गई थी। तो क्या हुआ था कि भारत माता की एक इमेज बनाई गई थी जिसमें भारत माता को बहुत ही काम और कंपोज दिखाया था। ये इमेज बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इन्होंने ही वंदे मातरम भी बनाया था और इन्होंने अपनी एक आने वाली नॉवल आनंद माथ में भी इस इमेज के बारे में बात करी थी। फर्दर इस इमेज को पेंट करा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने काफ़ी सारी नर्सरी राइम्स बनाई और काफ़ी सारे इन्होंने और हिम्स बनाए, जिससे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। ये सब चीज़ें लोग सुनते थे, पढ़ते थे और लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आता था कि भाई व्हाट इज़ नेशनल स्ट्रगल। एंड एक और इंसान थे नटेशा शास्त्री, जिन्होंने 4 वॉल्यूम फोक बनाया और उसे नेशनल लिटरेचर का नाम दिया गया क्योंकि सारा सदरन इंडिया उसे पढ़ पढ़ के अवेयर हो चुका था। अब इसके बाद लेट मी टॉक अबाउट दीज फ्लैग्स। सो व्हाट आर दीज फ्लैग्स? देखिए ये एक फ्लैग था जो महात्मा गांधी ने डिज़ाइन किया था और दिस वाज रेड, वाइट एंड ग्रीन इन कलर। ये ट्राई कलर था और इसके बीच में गांधीयन एक सिंबल बना हुआ है, चरखा, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते थे। सो दिस वाज बेसिकली द फ्लैग डिज़ाइन बाय गांधी जी। एंड देयर वॉज वन मोर फ्लैग जो डिज़ाइन करा था लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे बंगाल में। इसमें देखिए रेड, येलो एंड ग्रीन कलर का ये फ्लैग है जिसमें आपको ऊपर 8 लोटसेस दिख रहे हैं। सो दीज 8 लोटसेस आर सिंबलाइजिंग द 8 प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस, एंड दिस क्रीसेंट मून इज सिंबलाइजिंग कि हम हिंदू मुस्लिम एक हैं, भाई भाई हैं, कोई हमारे बीच में फ़र्क नहीं है। यूनिटी दिखाने के लिए ये किया गया था। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड प्लीज़ कमेंट विद द क्वेश्चंस जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। एंड क्वेश्चंस के साथ साथ आई एम ऑल्सो गिविंग यू सम क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देने हैं। आई विल टेल यू द करेक्ट आंसर इन कमेंट बॉक्स इटसेल्फ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच कांग्रेस सेशन द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड? सेकंड क्वेश्चन, विच 2 लीडर्स फॉर्म्ड स्वराज पार्टी? एंड द थर्ड क्वेश्चन, who was the writer of the slogan वंदे मातरम? So I hope the chapter is quite clear to you. अगर कोई भी डाउट होता है, सजेशन होता है, क्वेश्चन होता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। आई एम एवरी टाइम अवेलेबल टू आंसर योर क्वेरीज। एंड
प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करो वीडियो एंड बेल आइकन प्रेस करो एंड प्लीज़ सपोर्ट. आगे फर्दर वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.